फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म आया कहाँ से? ये नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस में तो थी ही, और फ्रांस में नेशनलिज्म आ भी गया था, लेकिन अब पूरे यूरोप में ये कहाँ से स्प्रेड हुआ? सो हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि हम आज जानते हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जैसे आज एक नेशन की तरह हैं, पहले ये डिवाइडेड थे किंगडम्स, डचीज एंड कैंटॉन्स में, हुज रूलर हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरी। सो क्या एंड जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हैं वो सब ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर थे, एंड इन टेरिटरीज के अंदर रहते थे बहुत ही डाइवर्स पीपल। सो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इस पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर का। जिसने रूल किया था ऑस्ट्रिया के ऊपर। हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सा रीजन इंक्लूड करता है। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडनलैंड, एज वेल एज बोहीमिया, जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी थी वो प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग थी। ये और भी रीज़न इंक्लूड करता था, जैसे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। जो हंगरी में जो लोग थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार। वाइल जो अदर हाफ थे वो वैरायटी ऑफ अदर डायलेक्ट्स, मतलब थोड़े थोड़े और भी लैंग्वेजेस थी, डायलेक्ट्स थी। वो लोग वो बोलते थे। एंड एक और रीजन का नाम यहाँ पे दिया गया है गैलीसिया, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी ना, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। एंड फिर मार्केट में इमर्ज होती है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो लोग क्या थे? बहुत रिच थे, लैंडेड थे, सोशली और पॉलिटिकली एक डोमिनेंट क्लास थी वो एरिस्टोक्रेसी। एंड अब जो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ये लोग एक दूसरे से यूनाइटेड थे बाय कुछ इनके कॉमन वेज ऑफ लाइफ थे, मतलब लैविश लाइफ ये सब जीते थे। सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें थी जिसके थ्रू वहाँ के जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास के पीपल थे वो एक दूसरे से यूनाइटेड थे। एंड हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड थे। तो पहला पॉइंट ये है, दे ओन इस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। एंड वो लोग फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए, हाई सोसाइटी में जब वहाँ अपना दबदबा बनाने के लिए। एंड जो उनकी फैमिलीज थी वो मैरिजेस के टाई से कनेक्टेड थी। जैसे इंडिया में हम देखते थे कि एक राजा महाराजा होते थे, एंड वो कोई और लैंड अगर उनको अनेक्स करनी होती थी तो वो क्या करते थे, वहाँ की कोई राजा बड़े होते थे, उनकी बेटी से वो शादी कर लेते थे, एंड बदले में दहेज वहेज में उनको वहाँ का लैंड मिल जाता था। ऐसे वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे। तो ये तो बात थी इंडिया की, इंडिया में ऐसे होता था। एंड वही हुआ ना, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, सिनेरियोज बदलते हैं। वहाँ के लोग भी कुछ ऐसा ही करते थे। एंड जो यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री से बनी हुई थी। एंड टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाई टीनेंट एंड स्मॉल ओनर्स। सो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे, वहाँ लैंड होल्डिंग का पैटर्न कैरेक्टराइज था बाय वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। वो सब सर्फ से कल्टिवेट किए जाते थे। एंड देन हमारा एक और टॉपिक यहाँ से इमर्ज होता है। ये सारे टॉपिक वैसे तो इंटरकनेक्टेड हैं। अब जो नया टॉपिक आ रहा है उसका नाम है द न्यू मिडिल क्लास। अब हम जानेंगे कि ये कौन सी नई मार्केट में आया है स्कीम, द न्यू मिडिल का क्लास। क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे कुछ तो फ़ायदा होगा। उससे ये हुआ कि टाउन्स का ग्रोथ हुआ। एंड टाउन्स की ग्रोथ से क्या हुआ कि इमर्जेंस हुआ कमर्शियल क्लासेस का, जिसका एग्जिस्टेंस बेस था मार्केट के प्रोडक्शन में। जो मार्केट का प्रोडक्शन होता है उस पे उन लोग का जीना मरना निर्भर करता था। एंड अब इसका आउटकम देखने को क्या मिला? इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ये सब लोग बनाते थे वो कॉमर्शियल क्लास को, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, और मिडिल क्लास भी पॉपुलेशन थी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। वो जो मिडिल क्लास थे
एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। ये आइडिया जो था कि लिबरलिज्म होगा और ये एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस वगैरह को हम लोग बैन करें, ये सब दिमाग में किसके आया? जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, जो लोग लिबरल्स थे, जो मतलब लिबरल्स, तो ये आइडिया लिबरलिज्म का आइडिया बाद में आया, लेकिन ये जो एजुकेटेड लोग थे इनके मन में पहले ये खुरापात चालू हुआ कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। सो अब हम जानेंगे कि जो लिबरलिज्म नया टर्म मार्केट में आया है नया नया, ये क्या क्या है? सो ये दो वर्ड से बना हुआ है, लिबरल प्लस नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म के लास्ट में ISM इज्म लगा है। सो ये वर्ड जहाँ भी रहेगा वो एक आइडियोलॉजी का झंडा फहराते हुए आपको मिलेगा, उसकी कोई आइडियोलॉजी होगी। सो इसका क्या था, आइडिया क्या था? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सो अब ये जो मार्केट में इतना वर्ड हर जगह ट्रेंड पे चल रहा है, इसका मतलब होता क्या है? सो ये एक वर्ड से बना है, लिबर लिबर, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि स्वतंत्र। सो जो नई मिडिल क्लास थी, फॉर देम इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सो उनके लिए ये था कि भाई हमें फ्रीडम दो, इक्वलिटी दो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सो अब लिबरलिज्म को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला एक पॉलिटिकल स्फीयर में देखेंगे एंड दूसरा देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इसका मतलब था। सो जो पहला पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म हुआ था, सो वो क्या एम्फसाइज करता था, इसको भी हम जानेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सो इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो सर्वसम्मति, यानी कि यूनानिमस होना चाहिए कोई भी जैसे लॉ वॉ बन रहा है तो वो गवर्नमेंट सबके सम्मति से ही बननी चाहिए। एंड सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। सो इन प्रिविलेजेस को एंड करने के लिए भी ये स्टूड करती थी। एंड फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, एंड ये पार्लियामेंट वगैरह वाला सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सो जो 19th century में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो वही है कि अब ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेव करने की भी डिमांड कर रहे थे कि ऐसा अब ये बंद करो कि कोई भी हमारी लैंड ले जाएगा, नहीं। अब उन लोगों को चाहिए सिक्योरिटी प्राइवेट प्रॉपर्टी का। लेकिन पता है इतना सब होने के बाद भी यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिला था। अब ये तो वही बात हुई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो यूनिवर्सल सफरेज मतलब वही राइट टू वोट, ये सबको नहीं दिया गया था। सो जब फ्रांस में हमने देखा कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, लिबरल डेमोक्रेसी आई, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड, ये सब ग्रांटेड किया गया था, बट ओनली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जो आदमियों के पास प्रॉपर्टी होती थी सिर्फ उन्हीं को दिया गया था। एंड जो ऐसे लोग थे जिनके मतलब आदमी, मेल्स, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड वुमेन्स, उन लोगों को इस राइट से एक्सक्लूड किया गया था। सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड में जब ये जैकबिन क्लब्स आए थे ना, तभी ये जितने भी मेल्स थे उनको सफरेज इंजॉय करने का एक मौका मिला था। लेकिन जब हमारे नेपोलियन अंकल आए और वो अपना कोड लेके आए, तो फिर उन्होंने ये जो सफरेज वाला फ्रीडम था इसको फिर लिमिट बैक कर दिया। एंड पता है इन्होंने क्या किया, वुमेन्स को माइनर का स्टेटस दे दिया गया कि तुम माइनर हो, और बोला कि तुम तो सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड हो, तुम्हारा कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो ये चीज़ नेपोलियन ने गलत की थी। तो जब 19th century और अर्ली जो 20th century था, तो जितने भी ऐसे नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे और वुमेन थी, उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया। चलो भाइयों आओ एक ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट है जो हम लोग को पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही, उसको हम लोग अपोज करेंगे भाई, हम लोग धरना करेंगे। सो ये उन लोगों ने किया था। अब हम देखेंगे कि लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इसका मतलब है। सो द इमर्जिंग ऑफ मिडिल क्लास डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। सो इसमें इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चाहिए था इन लोगों की, मार्केट में फ्रीडम हो, एंड जो गुड्स के और कैपिटल के मूवमेंट पे जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन हो, बेसिकली उसको हटा दिया जाए। सो पहले यहाँ पे फिर आया नेपोलियन अंकल, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, हम सबको पता है कितना रेशनल, कितना एफिशिएंट, बहुत अच्छा था।
सो नेपोलियन अंकल ने बनाया था बहुत काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, एक कन्फेडरेशन बनाई थी उन्होंने, जिसमें थे 39 स्टेट। और पता है हर एक स्टेट का उसका अपना करेंसी था, अपना वेट था, अपना मेजर था। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही थी। क्या था? सो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। मान लो एक मर्चेंट है जो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है अपने सामान वामान गुड्स वगैरह बेचने। तो उसको क्या करना पड़ता था ना, उसको 11 कस्टम बैरियर्स को पास करना पड़ता था और एक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी 5% हर एक आइटम पे। सो ये एक ऑब्स्टेकल था। एंड एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एलए का, जो था मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। वो भी भाई हर रीजन में भाई अपना अलग स्टोरी चल रहा है, हर रीजन में डिफरेंट क्लॉथ का मेजरमेंट चल रहा है। सो अब ये सारी जो कंडीशंस थी उनको ऑब्स्टिकल की तरह देखा गया टू द न्यू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। तो अब जो नई कॉमर्शियल क्लास आई थी, पढ़े लिखे थे, लिबरलिज्म और ये सब तो समझ चुके थे, रिवॉल्ट वर्ड। तो अब वो लोग भाई ग्रुप बनाते हैं एंड कहते हैं कि अब हमको ला के दो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हमको चाहिए, मतलब चाहिए। सो अब इसके लिए क्या हुआ, मार्केट में एक नया टर्म आया, ट्रेंडिंग, ज़ॉल्वरिन। सो अब ज़ॉल्वरिन फॉर्म हुआ था 1834। ये एक कस्टम यूनियन था, इसको फॉर्म किया गया था बाय द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। एंड इसको मोस्ट ऑफ जो उसके प्रूशिया के पड़ोसी जर्मन स्टेट उन्होंने ज्वाइन किया था। सो अब ये जो यूनियन आया इसने कुछ काम धाम भी किया। क्या किया इसने? अबॉलिश किया टेरिफ बैरियर को, और जो नंबर ऑफ करेंसीज पहले 30 हुआ करती थी उसको रिड्यूस किया 2 तक। एंड फिर बहुत सारी क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स भी की, जिसने विच स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। सो अब इससे आता है एक वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म जिसने स्ट्रेंथन किया द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट दैट टाइम। सो ये पढ़ा हमने इस वीडियो में कि कैसे नेशनलिज्म आया यूरोप में, एरिस्टोक्रेसी कैसे इमर्ज हुई, इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। एंड फिर हमने देखा लिबरलिज्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में, हमने ज़ॉल्वरिन के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट क्लॉथ मेजरमेंट एले के बारे में पढ़ा। सो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।